ये है iPhone 12 Pro Max और मोस्ट डिमांडिंग रिव्यू है ये आप लोगों की तरफ से। बहुत ज़्यादा कमेंट आए थे मुझे कि भाई जल्दी से 12 Pro Max का रिव्यू करो, बिकॉज 6 साल हो गए इस फ़ोन को लॉन्च हुए और मेरा क्या एक्सपीरियंस है, मैं इसको रेकमेंड करना चाहता हूँ अभी 2026 एंड 7 के लिए, या फिर इससे बेहतर ऑप्शन और है मार्केट में आईफोन में ही, उनकी तरफ चल जाना चाहिए। सारा कुछ इस वीडियो में कंप्लीट गाइड करूंगा। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। नंबर 1 डिज़ाइन की बात करते हैं, बहुत स्लिम फ़ोन था ये वाला। हालांकि इसके अंदर हमें साइडों पे स्टेनलेस स्टील देखने को मिलता है, फिर भी इसका वेट 220 ग्राम है। और उसके साथ साथ बैक पे यहाँ पे जो ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है ये आउटडेटेड लगता है। रीजन क्या है, ये थोड़ा सा छोटा था, आपको साइज में देखने को मिलता है। डिस्प्ले पे आ जाते हैं तो एक XDR OLED डिस्प्ले है, लेकिन यहाँ पे ऊपर काफी बड़ी किस्म की नोच देखने को मिलती है। 13 Pro Max वाली नोच वेरिएबल थी, ये ज्यादा बड़ी लगती है। अब जब दोबारा से मैं इसको यूज कर रहा हूँ तो मुझे फील हो रही है ये चीज। बाकी ओवरऑल व्यूइंग एंगल बहुत अच्छे है, आउटडोर ब्राइटनेस भी ठीक है डिस्प्ले की, और कोई शिकायत नहीं है। एक मेन प्रॉब्लम है कि ये एक 60 हर्ट्ज का पैनल है, लेकिन वो 16 तक भी 60 हर्ट्ज ही आया है, तो उस पर मैं ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं, बिकॉज अभी 5 साल बाद, इसके 5 साल बाद तक एप्पल 60 हर्ट्ज ही देता रहा है, तो उस लिहाज से कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। बाकी ये है कि डिस्प्ले को यूज़ करने का जो एक्सपीरियंस होता है तो आपका अच्छा ही रहने वाला है 80-85,000 के लिहाज से। अगर परफॉर्मेंस की बात करते हो तो इसका नाम है A14 बायोनिक चिप देखने को मिलती है, जिसके साथ साथ 6 GB ऑफ रैम देखने को मिलती है। ये वो पहला फ़ोन था जिसमें एप्पल ने 6 GB रैम कर दी थी 4 GB के बाद, तो रैम मैनेजमेंट आज भी बहुत अच्छी करता है। iOS 26.5 के ऊपर ये वाला फ़ोन चल रहा है, तो 26 को मेरे ख्याल में सही ही हैंडल कर रहा है। हालांकि जो 11 सीरीज़ है वो स्लो है, लेकिन 12 Pro Max अच्छे से चला जाता है बिकॉज ऑफ 6 GB रैम। कोई लैग, कोई मेजर जिटर देखने को नहीं मिला। जो मर्जी ऑन करो फटाक से ठक ठक करके ऑन करके आपको दे देता है इजीली। सेकंड बात करते हैं गेमिंग की। यहाँ थोड़ी सी ट्रिकी बात है। ट्रिकी बात किस तरह है, इसमें आप 60 FPS पे गेमिंग कर सकते हो। अगर तो आप नॉर्मल गेमिंग कर रहे हो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन नहीं की, तो आप ठीक गेमिंग कर पाओगे 1 घंटे तक या कोई 40 मिनट तक। उसके बाद ये वाला फ़ोन ओवर हीट होता है, और जब ये हीट होना शुरू होता है फिर फ्रेम ड्रॉप्स, लैग, हल्के फुल्के जिटर देता है, और फिर बैटरी टाइमिंग भी ज़्यादा गिराने लग जाता है। उस चीज़ के लिए अगर आप साथ कूलिंग फैन लगा लेते हो, मैं तो वैसे अब रेकमेंड करता हूँ कि अगर आप 17 Pro Max पे भी खेल रहे हो ना, इतनी ज़्यादा गर्मी में जहाँ 40-45 डिग्री है इंडिया एंड पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह में, खासतौर सऊदी अरब में जहाँ से मुझे सारे व्यूअर्स देखते हैं, तो आप कोशिश किया करिए कूलिंग फैन साथ ऐड कर लिया करिए। आपकी बैटरी लाइफ बढ़ जाती है फ़ोन की, आपके फ़ोन की जो जनरल लाइफ होती है वो भी बढ़ जाती है, जिसमें प्रोसेसर पे ओवर हीटिंग का लोड नहीं जाता, रैम मेमोरीज पे ओवर हीटिंग का लोड नहीं जाता, आपका फ़ोन लॉन्ग टर्म में स्लो नहीं होता। सो उस लिहाज से मैं इसको गेमिंग के लिए भी कहीं ना कहीं ठीक कहूँगा, बिकॉज एक बड़ी डिस्प्ले होने की वजह से आप इसमें अच्छी गेमिंग कर पाते हो। लेकिन बैटरी थोड़ी सी डेली है, वो मैं आगे चल के आपको बैटरी वाला सेक्शन में एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके बाद इसके आ जाते हैं कैमरास। बैक पे 3 कैमरा है, फ्रंट पे भी एक कैमरा है। इसका सारे कैमरास ही 12 मेगापिक्सल के हैं। इसकी फोटोग्राफी की बात करते हैं, इस समय हमें अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिलता है मेन, एंड 2.5x ऑप्टिकल जूम देखने को मिलती है। मैक्सिमम जूम 12x तक कर सकता है। वीडियोग्राफी में चले जाते हैं तो ये वाला फोन 4K 60 पे तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है अपने एवरी लेंस के साथ, जहाँ पे अल्ट्रा वाइड में भी, मेन में भी, एंड जूम लेंस में भी, एंड 7x तक जूम देखने को मिलती है। अब आगे जाते हैं तो स्लो मोशन का ऑप्शन आ जाता है। मीन्स ये है कि इसके अंदर यहाँ पे दरमियान वाला सिनेमैटिक मोड हमें देखने को नहीं मिलता। एंड अगर पोर्ट्रेट मोड में जाते हैं तो यहाँ पे ये वाला फोन हमें 2 फोकल लेंथ देता है, जहाँ पे 1x एंड 2.5x है, जो कि 77 mm में बनता है। तो आज ये जरा आप टेस्ट करते हैं कि रिजल्ट कैसा देता है ये हमें। ये वाली रिकॉर्डिंग हो रही है 4K 60 FPS के ऊपर इसके मेन लेंस में, जहाँ पे आप देख सकते हो नो डाउट काफ़ी बेहतर डिटेल निकाल के दे रहा है। बैकग्राउंड पे कुछ हल्का हल्का नेचुरल ब्लर भी निकल के आ रहा है, और ओवरऑल आपको डायनेमिक रेंज भी बेहतर देखने को मिलती है। यहाँ पे मैंने 2.5x पे जूम किया, लेकिन ये ऑप्टिकल जूम नहीं था, ये अपने किसी भी सेकंड लेंस में शिफ्ट नहीं करता 4K के ऊपर। फ्रेम नो डाउट प्रॉपर 60 ही देखने को मिलने वाले हैं डेफिनेटली। एंड यहाँ पे अगर बात करते हैं क्लोजअप फोकस की, तो वो अब मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो फोकस भी ठीक ही देखने को मिल रहा है, थोड़ा स्लो है लेकिन रीजनेबल है। ये वाली रिकॉर्डिंग हो रही है इसके अल्ट्रा वाइड लेंस में 4K 60 FPS के ऊपर। अगर आप व्लॉगिंग करना चाहते हो तो कुछ ये वाला एंगल आपको देखने को मिलने वाला है, जहाँ पे आप बैकग्राउंड पे HDR वगैरह देख सकते हो, बिकॉज मेरे इस साइड पे बहुत ज़्यादा हार्श लाइट है, तो आपको जजमेंट हो जाएगी। बाकी फ्रेम कैसे देखने को मिल रहे हैं उसका भी आप आइडिया ले सकते हो। तो अगर आप इस तरह मूव करके जूम करके कोई चीज़ दिखाना चाहते हो तो आप 4K के ऊपर जस्ट 1.5x तक जूम कर सकते हो। अब ये वाली रिकॉर्डिंग हो रही है इसके जूम लेंस में 2.5x के ऊपर, जहाँ पे आप देख सकते हो कि नो डाउट 2.5x के ऊपर डेप्थ
तो काफ़ी बेहतर देखने को मिलती है। यहाँ पे मैं 7x तक जूम भी कर सकता हूँ, लेकिन वापस 1x या अल्ट्रा वाइड पे नहीं जा सकता 4K के ऊपर। तो ये एक ड्रॉबैक है। इस चीज़ के लिए आपको क्या करना पड़ता है, मैं अभी आपको एक चीज़ बताता हूँ। अभी मैंने शिफ्ट कर दिया हुआ है 1080p के ऊपर, जहाँ पे मैं यहाँ 1x पे भी जा सकता हूँ, वापस अल्ट्रा वाइड पे भी जा सकता हूँ, और इस तरह अगर कोई व्लॉगिंग करना चाहता हूँ तो वो भी कर सकता हूँ। मीन्स ये है कि ये 4K व्लॉगिंग वाला फ़ोन नहीं है, 1080p व्लॉगिंग वाला फ़ोन है, जहाँ पे आपने कोई चीज़ इस तरह मूव करके दिखानी है तो आप 7x तक जूम कर सकते हो 1080p के ऊपर रहते हुए 60 fps के ऊपर। अब यहाँ में रिकॉर्डिंग हो रही है फ्रंट कैमरा में 4K 60 fps के ऊपर। ये वाला फ़ोन, ये वाला नहीं बल्कि 12 सीरीज़ ही में हमें हालांकि फ्रंट कैमरा में HDR देखने को मिला था, लेकिन वो प्रॉपर वर्क नहीं करता। फ्रंट कैमरा में वर्क कैसे करता है, यहाँ मैं ओवर ब्राइट जगह पर टैप करूँगा, अब ठीक हो गया, वो ऑटो वर्क नहीं करता। अब ये देखो जितनी भी ओवर ब्राइट जगह है वहाँ पे जब तक एक्सपोजर रहेगा ठीक रहेगा, जैसे ही एक्सपोजर शिफ्ट होगा बैकग्राउंड हल्का हल्का कभी ओवर ब्राइट होता है कभी डाउन होता है, तो कुछ ये इशू देखने को मिलता है। फ्रंट कैमरा थोड़ा रीज़नेबल ही है, बाकी स्टेबलाइजेशन एक बार मैं चल देता हूँ आपको समझ आ जाएगी। तो कुछ ऐसी स्टेबलाइजेशन भी देखने को मिलती है 4K 60 fps। फोटोग्राफी की बात करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अल्ट्रा वाइड लेंस से काफ़ी अच्छी फोटो आ जाती है। मेन लेंस से भी आप देख सकते हो डिटेल वगैरह बहुत अच्छी क्लिक करता है। एंड जूम लेंस में भी आपने देखा कलर शिफ्ट देखने को नहीं मिलता। डेफिनेटली एप्पल की ये अच्छी बात है कि अल्ट्रा वाइड हो, मेन हो या जूम हो, अच्छी क्वालिटी देखने को मिलती है। और इसकी कलर साइंस भी आईफोन 13, 14 एंड 15 वाली देखने को मिलती है। हमें यह है कि HDR में थोड़ा सा पीछे रह जाता है, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो कि जो शेडो एरिया है वहाँ पे आपको थोड़े से कलर डिस्ट्रॉय होते देखने को मिलेंगे। जैसे कि इस पिक्चर में खास तौर पे जहाँ ह्यूमन ऑब्जेक्ट होता है आप देखेंगे अल्ट्रा वाइड लेंस, उसके बाद मैं यहाँ पे जूम करूँगा मेन लेंस के ऊपर, यहाँ पे आपने देखा कि डायनेमिक रेंज में थोड़ा सा डिफरेंस है। और जब मैं 2.5x के पे जाऊँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बैकग्राउंड को थोड़ा और ज़्यादा ओवर ब्राइट कर दिया इसने। सो डेफिनेटली इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग HDR नहीं है। जब आप ज़्यादा जूम करते जाओगे वहाँ HDR में थोड़ी सी कमी ज़रूर आती जाएगी, लेकिन ओवरऑल अगर सम अप करता हूँ तो इसके कैमरा डिसेंट कैटेगरी के ज़रूर हैं। लेकिन हमें आईफोन 11 प्रो को देखते हैं और इसको देखते हैं तो वहाँ भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, और 11 प्रो आपको 50-55 में देखने को मिल जाता है। तो ये एक इशू है। बाकी अगर पोर्ट्रेट्स की बात करते हो हम 1x पे क्लिक कर सकते हैं, सेकंड 2.5x 77mm के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हो। उसके बाद मैंने थोड़ा ऑब्जेक्ट चेंज कर दिया था, प्लेस चेंज कर दी थी HDR चेक करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो HDR यार इसका अच्छा काम करता है। 2.5x के ऊपर भी फ़ोटोज़ में ज़्यादा अच्छा है वीडियो की निस्बत। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने डिटेक्शन चेक करने के लिए पिक्चर क्लिक की थी। जब से iOS 26.5 आया है तो इसकी एज डिटेक्शन मुझे काफ़ी बेहतर देखने को लगी। यहाँ पे आप देख सकते हो डेप्थ वगैरह बहुत अच्छी निकाल लेता है। एंड यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट शेडो एरिया में था, बैकग्राउंड बहुत हार्श लाइट थी, तो यहाँ पे आपने देखा कि 2.5x पे इसने पोर्ट्रेट ही अप्लाई नहीं किया। एक ये छोटा सा ड्रॉबैक इसने दिया था। मोस्टली होता है कि 2.5x के ऊपर ये वाला फ़ोन अगर आप 100 पिक्चर क्लिक करें उसमें से 80 में लेगा, 20 छोड़ देगा। मीन 20% ये मिसअप करता है कभी कभी, खासतौर पर 2.5x में। 1x पे बहुत अच्छे पोर्ट्रेट्स ले लेता है, डिटेक्शन वगैरह HDR वगैरह ठीक है, जूम लेंस में भी ठीक है। बस ये है कि कभी कभार जो इशू मैंने आपको बताया वो देता है। लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है कि इससे अच्छा फ़ोन इस प्राइस में क्या मिलता है। हाँ जी बिल्कुल देखने को मिलता है। अगर आप Pixel 8 ले लेते हैं तो वो आपको इससे थोड़े से अच्छे पोर्ट्रेट्स दे जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देखो, अगर मैं इसको बहुत हार्ड सिचुएशन देता हूँ ना, जैसे यहाँ बैकग्राउंड बहुत ओवर ब्राइट था, तो यहाँ 2.5x में फिर से थोड़ी सी प्रॉब्लम इसने दी है। 1x पे ठीक था, आपने देखा। करें और इस फोन में 5G इंजॉय करें। नेटवर्क के लिहाज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वाईफाई की स्पीड्स बहुत अच्छी हैं, कॉलिंग वगैरह भी बहुत अच्छी करा देता है। और iOS 26.5 को होने की वजह से इसमें आपको नॉइस कैंसलेशन वगैरह का फीचर भी देखने को मिल जाते हैं। फॉर डिस्टर्बेंस यहाँ से आगे पता नहीं मेरे माइक को क्या हो गया था। लेकिन अब फाइनल कंक्लूजन की तरफ आते हैं तो डेफिनेटली ये फोन एक रीजनेबल फोन है। ये उनके लिए जिन्होंने नॉर्मल यूज करना है फोन को। मीन ये कि कभी कभार फोटो लेनी है, हल्की फुल्की गेमिंग करनी है, बाकी डेली यूज में सारे सोशल ऐप वगैरह यूज करने हैं। लेकिन अगर आपने जस्ट गेमिंग करनी है या फिर आपने जस्ट कैमरा ही यूज करना है, कोई कंटेंट क्रिएशन के लिए इसको लेना है, तो फिर ये फोन आपके लिए नहीं है। बस फाइनल कंक्लूजन में आपको यही देना चाहूंगा। बाकी ओवरऑल जितनी चीजें मैं आपको बता सका था वो बता दी। जो मेन कुछ रह गई थी वो खैर नेक्स्ट किसी कंपैरिजन वीडियो में कवर कर लेंगे।